आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं के जो फिजिक्स यानी कि भौतिकी सब्जेक्ट है, इसका पहला चैप्टर, पहला अध्याय यानी कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनके सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करेंगे यानी कि इसका हल करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल जो है हम लोग 62 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 62 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एक चैप्टर के लिए। इसी तरह से आपका प्रकाश का अपवर्तन और फिर आगे का जो भी चैप्टर होगा, नेत्र, सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोगों को कमेंट में लगातार एक एक करके आंसर करनी है। ठीक है, किस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे जिस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं आपका। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए का। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर का क्वेश्चन है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। यानी कि कोई भी एक चिकना सतह है, चिकना तल है, पॉलीदार तल है, तो उस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन होता है। ऑप्शन है ए नियमित, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से सही आंसर करना है। कौन सा सही आंसर होगा, नियमित या अनियमित या इसमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम होगा जब तल कैसा होगा बच्चों, चिकना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकना होगा, तो यहाँ पर नियमित परावर्तन होगा। नियमित परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे, इस प्रकार से आती है तो इस प्रकार से चले जाएगा, लगातार किरणें आएगी और जिस मार्ग से आएगा उतना ही कोण बनाता हुआ वापस चले जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर एक एक करके आंसर करते जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आप लोग इस तरह से नोट कॉपी में भी आप लोग उतारते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वो कैसा मालूम पड़ता है। यानी कि एक समतल दर्पण है इस प्रकार से और इसके सामने एक लेटर पी है, तो ये किस प्रकार से हमको दिखेगा। ऑप्शन ए आर जैसा मालूम होगा, ऑप्शन बी ओ जैसा मालूम होगा, ऑप्शन सी क्यू जैसा मालूम होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कौन सा आंसर कर रहे हैं देखेंगे हम कमेंट में। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा बच्चों कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है आप जो है पी लेटर को रख रहे हैं जो ये समतल दर्पण में, तो पी का कैसा होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। जब पार्श्विक रूप से ये उल्टा होता है तो ये क्यू की तरह हमको देखने लगेगा। आप लोग जो है समतल दर्पण के विशेषता में पढ़े थे कि जो समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से मतलब पार्श्विक परावर्तन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए आप बात करते हैं तीसरा नंबर के प्रश्न को। तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रकाश क्या है, यानी कि जो है लाइट वो क्या है, लाइट क्या है। ऑप्शन ए कणों का प्रवाह है, ऑप्शन बी आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा है, ऑप्शन सी तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों आपका चारों ऑप्शन में से, तो इसमें हो जाएगा प्रकाश जो है वो क्या करती है, हमारी आंखों को प्रभावित करने वाली क्या है, ऊर्जा है, हमारी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। तो ये ऑप्शन 3, ये 3 को मतलब प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न को लेते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि कोई भी प्लेन मिरर होती है बच्चों समतल दर्पण, तो इसके द्वारा कोई भी प्रतिबिंब बनता है, तो ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए इस प्रकार से आपका आदमी खड़ा है समतल दर्पण के सामने, तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन ए कह रहा है वास्तविक, ऑप्शन बी कह रहा है आभासी और सीधा, ऑप्शन सी कह रहा है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी कह रहा है आभासी और उल्टा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर करना क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो समतल दर्पण जो है बच्चों आप लोग को मालूम होगा समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब पीछे बनाता है, तो पीछे बनाता है तो किस प्रकार से प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी, और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर के प्रश्नों को लेते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चों समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि एक समतल दर्पण है, ये वास्तविक, ये आपका प्रश्न संख्या जो 5 है ये आपका 2015 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2005 का पहला सीटिंग यानी ए यानी कि पहला सीटिंग में पूछा गया है। तो समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ए ऑप्शन कह रहा है वास्तविक, बी कह रहा है आभासी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग जो चौथा नंबर का प्रश्न सॉल्यूशन किए थे कि आभासी और सीधा बनता है, तो इसमें से जो हम लोग को ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सीधा और उल्टा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आभासी प्रतिबिंब ये आपका सीधा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से बैठ जाइए पूरा एकदम, है ना, क्योंकि हम लोग टोटल जो है 62 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छी तरह से हम लोग डिप्ली के साथ क्या क्या है फैक्ट के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा धमाकेदार से शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आंसर भी करने में आप लोग को। तो आइए 6ठा नंबर का प्रश्न है बच्चों,
पहले प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और थोड़ा सा धीमी गति से समझ करके पढ़िए। किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समप्त वो दर्पण क्या होगा, यानी कि कोई भी दर्पण है उससे आप बहुत ही दूरी पर खड़े हो या खूब नज़दीक पर खड़े हो, ये डिपेंड नहीं करता कितना दूरी पर खड़े हो, लेकिन ये जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। कि कैसा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन ये बनाता है किस प्रकार से, सीधा। यानी कि आपका अगर सिर अगर ऊपर है तो इसका सिर जो है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हमेशा बनाता है। तो हम लोग जानते हैं दो ऐसे दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, एक होता है समतल और एक होता है उत्तल, ठीक है। अवतल जो होता है वो उल्टा और सीधा दोनों बना देता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सिर्फ जो है दोनों बनाता है। ये क्या नाम है उसका, समतल और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सा है, 6 नंबर का ऑप्शन एक है कि केवल समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो बनाता है लेकिन केवल नहीं बच्चों, क्योंकि उत्तल भी बनाता है। केवल अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण जो है तो बच्चों दोनों बनाता है। केवल उत्तल, तो उत्तल भी बनाता है लेकिन समतल भी बनाता है। लेकिन ऑप्शन डी जो कह रहा है या तो समतल या तो उत्तल, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दो ऐसे दर्पण है जो क्या बनाता है बच्चों, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। तो 6ठा नंबर का प्रश्न आपका ये हो जाएगा। 7वां नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चों, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की जो किरण के सरल रैखिक गमन का जो अनुप्रयोग है ये क्या है, सूर्य ग्रहण है, चंद्रमा ग्रहण है, तारों के चमकने में। और डी ऑप्शन कर रहा है ए और बी दोनों। इसको आप जरूर कमेंट में लिखना बच्चों, क्या इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो बहुत ही एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की जो बच्चों किरण है वो सरल रेखिक गमन करती है। तो ये सरल रेखिक गमन करती है किस स्थिति में बच्चों, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, या दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण हम लोग जानते हैं। अच्छा, सूर्य ग्रहण जो है बच्चों, जैसे ये आपका सूर्य है, ये आपका सन हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, यानी कि पृथ्वी हो गई। अब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच बच्चों जब चांद आ जाता है, चंद्रमा, तो ये चंद्रमा क्या करती है बच्चों, सूर्य के प्रकाश को आने नहीं देती है, जिस कारण ये मून जो है ये सूर्य के प्रकाश को आने नहीं देती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर क्या हो जाती है बच्चों, अंधेरा हो जाता है, छाया हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। और उसी प्रकार से चंद्रमा ग्रहण क्या होता है बच्चों, तो जब यहाँ पर चंद्रमा ग्रहण क्या होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के, ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या हो जाएगा, आपका पृथ्वी आ जाएगा, यानी कि अर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य की किरण जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी, तो चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो यहाँ पर चंद्रमा ग्रहण हो जाएगा। तो अब बोल रहा है प्रकाश की किरण जो है वो सरल रेखिक गमन करती है। तो ये सरल रेखिक गमन करती है बच्चों, इस प्रकार से प्रकाश आ रही है, इस प्रकार से प्रकाश सीधी सीधी आ रही है। तो अब सीधी आ रही है तो ये आपका मान लीजिए टेढ़ी आती तो फिर भी किस तरह से, किसी भी तरह से पृथ्वी पर पहुंच जाती, लेकिन टेढ़ी तो नहीं आ रही, यहाँ पर सीधी आ रही है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, चंद्रमा से परावर्तित होकर के वापस चले आ रहा है। इसलिए हमारा जो है पृथ्वी पर क्या हो जाता है बच्चों, अंधेरा छा जाता है और चंद्रमा पर भी अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, 8वां नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चों, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। यानी कि कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए ये ए नाम का एक कोई व्यक्ति है, इस पर इसका छाया तब बनेगा, मतलब कि इसका छाया तब बन सकती है जब प्रकाश की किरणें जो गमन करती है, कैसी गमन करती है, सीधी, टेढ़ी, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग तो जाने बच्चों ऊपर का क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 7 में कि प्रकाश हमेशा कैसी गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन 8 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रकाश स्रोत के सामने एक ही रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। यानी प्रकाश स्रोत, ये कोई प्रकाश स्रोत है और उसके सामने एक हरी रंग की ये आपका हरी रंग की छड़ी है, एक हरी रंग की आप छड़ी को यहाँ पर रख दीजिए। तो इसका जो है बच्चों छाया जो होगा किस रंग का होगा। तो हम लोग जानते हैं आदमी चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे किसी भी कलर का हो, उसका छाया हमेशा कैसा बनता है बच्चों, काला ही बनता है ना। छाया कैसे बनती है, काला। तो हरा कलर का छड़ी रखो या लाल कलर का रखो, कोई भी रखो, तो वो हमेशा कैसा बनेगा, छाया काला बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है लाल रंग का, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है हरे रंग का, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है काले रंग का, तो काले रंग का यहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चों ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इसका ये आपका अगर हरा है तो इसका इस तरह से काला आपका प्रतिबिंब, यानी कि अब यहाँ पर ये उसका छाया बनेगा। पीली रंग का ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका 9 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। कोई भी एक प्रकाश स्रोत आ रही है, इसके सामने अगर कोई रुकावट रख रहे हैं, मान लीजिए एक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छड़ी रख रहे हैं, तो ये क्या कराएगा बच्चों, इसको और आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये जब इससे क्या होगा बच्चों, प्रकाश
यहाँ तक आएगी और यहाँ तक आकर के रुक जाएगी, क्योंकि ये अवरोध पैदा कर रही है, इसको आगे जाने नहीं देती है। तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, इधर इस साइड में एक छाया बन जाएगा, और ये छाया बनता है। और छाया के साथ साथ बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि उस छाया का उपछाया भी बनता है। आप लोग अपना भी इमेज देख सकते हैं। आप लोग जब कभी धूप पर चलते हैं या रात के समय में लाइट के सामने रहते हैं, तो बच्चों कभी ऐसा होता है कि छाया तो बनती है, एक बड़ा छाया रहता है और उसके साथ साथ में दूसरी साइड में फिर उसका छाया बनता है, मतलब कि उप छाया भी बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि छाया के साथ साथ बच्चों आपको उपछाया भी देखने को मिलता है। तो ए और बी दोनों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर कर रहे हैं, सारा कमेंट में जरूर लिखना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। अगर आप लोग ने इस चैप्टर को पहला प्रकाश का परावर्तन को बच्चों नहीं देखे, नहीं पढ़े अच्छी तरह से इसके लेक्चर को, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से चैनल में पढ़ा करके रखा है। लगभग 8-9 पार्ट हुआ है, टोटल 8-9 लेक्चर बनाए थे पार्ट 1 यानी कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अभी भी बहुत टाइम है बच्चों, अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लेंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव का हल हो जाएगा। तो अगर आप नहीं पढ़े चैप्टर को तो पहुँच करके पहले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के तब क्वेश्चन का हल कीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। एक गेंद है बच्चों, ये गेंद मान लीजिए, और इस गेंद का हम लोग को छाया किस प्रकार से छाया हमको प्राप्त होगा। अगर इसको हम लोग कहाँ पर रख देते हैं, प्रकाश के सामने में, इस प्रकार से प्रकाश आ रही है, तो इसकी छाया किस प्रकार से बनेगी, ठोस गोला के रूप में बनेगी, या वृत्ताकार बनेगी, या त्रिभुजाकार बनेगी, या चौकोर बनेगी। देखिए बच्चों, आप लोग को एक कंसेप्ट अच्छा से याद रखना है कि चाहे कोई भी 3 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, कोई भी हो, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो, लेकिन हमेशा छाया जो बनेगा बच्चों लंबाई और चौड़ाई में बनेगा, यानी कि 2 डायमेंशनल में बनेगा, यानी कि 2D बनेगा। ठीक है, क्यों 2D बनेगा, क्योंकि हमारा जो छाया है वो किस पर बन रही है बच्चों, आपका सरफेस पर बन रही है, और जब एक सरफेस पर बनती है तो वो 2D बनती है। तो 2D बन जाएगा, मतलब 2 डायमेंशनल जो बनेगा, तो गोला के रूप में होगा क्या, कभी नहीं, क्योंकि गोला में क्या होता है बच्चों, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। और वृत्ताकार जो होगा, वृत्ताकार ये क्या होता है बच्चों, इसमें जो है सिर्फ 2 डायमेंशनल होगा। तो एक गोले का जो छाया बनेगा वो किस रूप से, वृत्ताकार रूप से बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न था, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड का खेल था। ठीक है, आइए आगे प्रश्न संख्या 12 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है बच्चों, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के यानी कि भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। नंबर 1, यानी कि मान लीजिए आँख है बच्चों, ये आपका आँख है, तो इसके भौतिक अनुभूति को क्या बोला जाता है। तो हम लोग बोलते हैं, ए ऑप्शन कह रहा है प्रकाश, ऑप्शन बी कह रहा है ध्वनि, ऑप्शन सी कह रहा है तरंग, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका प्रकाश हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन था आपका वहाँ पर बात किया था कि प्रकाश क्या है, हमारे आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है ना, दृष्टि। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, प्रकाश एक रूप है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका एक रूप है, शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो किसका एक रूप है बच्चों, ऊर्जा का रूप है। हम लोग बात किए थे जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर बात किया था कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं आसानी से, है ना। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बच्चों, किसी माध्यम में प्रकाश की किरण माध्यम के कणों को, यानी कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की जो किरण होती है, ये माध्यम के कणों को क्या करती है। नंबर 1 गर्म करती है, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाशित करती है, ऑप्शन सी कह रहा है माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी, ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मान लीजिए ये आपका लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है, और इसके सामने एक कोई पार्टिकल रख दी, ये कोई कण रख दिए। तो ये कण क्या होगा, सबसे पहले तो इस पर हीट पड़ेगी, ये प्रकाश आएगी, तो प्रकाश आएगी तो इसको आसानी से देख पाएंगे, मतलब कि ये प्रकाशित भी हो जाएगा। दूसरा है, जब इस पर पड़ेगा ये हीट सूर्य की किरण का, तो ये क्या होगा बच्चों, गर्म हो जाएगा। गर्म होगा कि नहीं, तो ये गर्म भी हो जाएगा। और बच्चों जैसे ही ये गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद इसके पास क्या हो जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, और जैसे आदमी के पास ऊर्जा आ जाता है वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है, तो ये गति में भी चले जाएगा। तो सबसे पहला है गति, गर्म तो होगा ही 100%। बी ऑप्शन कह रहा है प्रकाशित, तो प्रकाशित भी होगा। ऑप्शन सी कह रहा है माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, तो जब ऊर्जा होगा तो गति होगा ही। तो ऑप्शन डी जो है, ए बी सी तीनों, ये तीनों आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 14 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग 14 नंबर का डी ही ऑप्शन आंसर करे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 15वां नंबर का प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न जो कह रहा है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किस ऊर्जा का एक रूप है, विकिरण ऊर्जा का, ये एक बल है, ए बी सी तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है बच्चों, प्रकाश क्या है, जो है आपका विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, विकिरण ऊर्जा का एक
रूप है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। आइए प्रश्न संख्या 16 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, यानी कि जो लाइट वेव होती है, लाइट वेव यानी कि प्रकाश तरंगे, ये किस प्रकार की तरंग होती है, ध्वनि तरंगे की तरह, विद्युत चुंबकीय तरंगे की तरह, कोई तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम होगा ये कैसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन बी आपका 16 नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश की जो तरंगे होती है बच्चों, इसके गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, द्रव्यात्मक माध्यम, किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, प्रकाश के तरंगों के लिए इनमें से कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, यानी कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होती है। ऑप्शन ए कह रहा है बहुत छोटा, ऑप्शन बी कह रहा है बहुत बड़ा, ऑप्शन सी कह रहा है डी ये समान, और इनमें से डी नंबर कह रहा है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बच्चों, ये अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर का प्रश्न है प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण क्या है, यानी कि किरण आप लोग जानते होंगे किरण है ना। तो प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम होगा प्रकाश का किरण जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का बिंदु पथ होता है। किसका बिंदु पथ होता है बच्चों, प्रकाश का बिंदु पथ होता है। जब इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे तो ये किरण कहलाता है हम लोग को, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल बच्चों हम लोग 62 क्वेश्चन को करने वाले हैं, और ये सारा प्रश्न जो है आपका पहला चैप्टर से है संबंधित। ठीक है, पहला चैप्टर यानी कि आपका प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से टोटल 62 क्वेश्चन है, और इससे एक भी आउट आपका नहीं पूछा जाएगा मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, यानी कि किरणों के समूह में एक साथ में बहुत सारी किरणें आ जाती है, तो इसके समूह को क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है किरण पुंज, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों, आप लोग को मालूम होगा किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी कि कोई एक उच्च कोटि यानी कि बहुत हाई क्वालिटी में अगर अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ है बच्चों, तो ये प्रकाश को क्या करेगा, पूर्ण रूप से परावर्तन करेगा, यानी कि जिस प्रकार से आएगी उसी प्रकार से ये वापस जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अंशतः नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अपवर्तित करता है, अपवर्तित का कोई बात ही नहीं, हम लोग चैप्टर ही नहीं बना रहे हैं। अवशोषित करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है तेल लगा कागज होता है, यानी कि एक पेपर है बच्चों, इस पेपर पर अगर आपका इस कागज पर क्या लग गया, तेल लग गया, तो ये किस प्रकार से काम करेगा। ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभाषक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप इस तेल लगे हुए कागज को अपने आँख के सामने लेके आएंगे, तो किसी चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे, तो ये कैसा होगा, हल्का हल्का दिखने लगेगा, हल्का हल्का लाइट आएगा, यानी कि कुछ मात्रा में प्रकाश जो है आर पार जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारभाषक, यानी कि कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जो है किरणें आर पार होगी। ठीक है, तो 22 नंबर का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं 23 नंबर का प्रश्न। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा जाता है, यानी कि आधुनिक यानी कि जो आपका मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जो दिया गया है मॉडर्न, इसके आधार पर जो है प्रकाश को क्या माना गया, एक तरंग माना गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा है कण माना गया, यानी कि पार्टिकल माना गया, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों में से कुछ नहीं माना गया, ऑप्शन डी सभी उत्तर सही है। तो इसमें से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है आधुनिक जो क्वांटम थ्योरी दिया गया, आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में, कि आधुनिक जो क्वांटम थ्योरी दिया गया है, यहाँ पर प्रकाश को क्या माना गया, एक फोटोन माना गया बच्चों, फोटोन यानी कि एनर्जी का एक पैकेट माना गया। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रहेगा क्या माना गया, प्रकाश को फोटोन यानी कि एनर्जी का एक पॉकेट माना गया, एक एनर्जी का जेब माना गया छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर तरंग ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में कण माना गया गलत हो जाएगा, इनमें से दोनों में से कुछ नहीं, सभी उत्तर सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो 23 नंबर का आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
24 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से आने वाला प्रकाश किरणपुंज कैसा है। मान यानी कि ये आपका सन है, तो सन से जो किरणें आती है बच्चों, ये किस प्रकार से आती है, यानी कि कौन सा किरणपुंज होता है सूर्य का प्रकाश। तो हम लोग जानते हैं ये किस प्रकार का होता है बच्चों, समांतर किरणपुंज होता है। किस प्रकार से, क्योंकि ये बहुत ही अनंत दूरी पर स्थित है, तो जब अनंत दूरी पर स्थित है तो जो सन का जो रेज होता है, जो किरणें होती है, वो क्या होती है, समांतर यानी कि पैरेलल किरणपुंज होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 24 नंबर का। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका 2020 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, तो 21 और 22 छोड़ करके हो सकता है ये आपका प्रश्न 23 में पूछ ले, यानी कि 2-3 साल के गैप में पूछा गया। देखिए आपका 2017 में पूछा गया, 17 के 2 साल के बाद 20 में पूछा गया आपका, है ना। उसके बाद फिर 21-22 नहीं पूछा गया, तो 23 में आपका क्वेश्चन 100% है कि पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 25 नंबर का जो है क्या हो जाएगा आपका, सीधी रेखा में गमन करती है या तिरछी रेखा में या किसी भी दिशा में नहीं, या ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को तो मालूम होगा, ये क्वेश्चन बार बार आपका आ रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है बच्चों, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और ये भी आपका 2 बार पूछा गया है। 2015 का सेकंड सेटिंग में पूछा गया है, 2020 का भी सेकंड सेटिंग में पूछा गया है, यानी कि ये 2-3-4 साल के गैप में पूछा गया। हो सकता है ये आपका क्वेश्चन पूछ ले। अगर इस बार परावर्तन का पूछा, जब परावर्तन का पूछता है या फिर कभी कभार अपवर्तन का पूछा जाता है, यानी कि दोनों में से किसी न किसी पर क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर जो है प्रकाश का परावर्तन हम लोग बात किए थे बच्चों, कितना होता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में जल्दी कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। एक क्या जानते हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होती है, एक ही तल में होता है। और हम लोग जानते हैं दूसरा कि आपतन का जो कोण होता है कोण आई, और परावर्तन का जो कोण होता है कोण आर, ये क्या होता है बच्चों, दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यही 2 नियम है आपका प्रकाश के परावर्तन का। आइए अगला बात करते हैं हम लोग 27 नंबर का। तो 27 नंबर में कह रहा है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। अभिसरित करने वाला, यानी कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज जो है बच्चों, ये आपका फोकस है, इस पर जो आ रही है ये किरणपुंज क्या होगा, तो अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरणें जो समांतर आती है, ये किस पर होती है, एक फोकस पर आकर के जमा हो जाती है, अभिसरित हो जाती है ना, अभिसरित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फोकस पर अभिसरित होने वाला है, यानी कि ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो इसमें किसके फोकस से होकर के एक किरण आ रही है, तो फोकस से होकर के किरण क्या हो जाती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, वहाँ पर प्रकाश के किरण और दर्पण के बीच खेलकूद, उस खेलकूद में मैंने बताया था 4 नियम बताया था। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से कोई किरण इस तरह से जाएगी फोकस से होकर के, ये आपका फोकस है, तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये किस प्रकार के दर्पण में मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर बताया था मैंने आपको अवतल दर्पण। तो ऑप्शन ए कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है, f बराबर r/2 सत्य है, यानी कि f बराबर जो r/2 है, f क्या है बच्चों, आपका फोकस दूरी, r क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो ये आपका 19 नंबर यानी कि 2019 में पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 साल में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए। तो f बराबर r/2 जो है ये किसके लिए सिद्ध होता है बच्चों, एक गोले दर्पण। तो गोले दर्पण में 2 प्रकार के गोले दर्पण होता है, उत्तल और अवतल दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में ये नहीं होगा, उत्तल दर्पण में नहीं, ए बी दोनों, यानी कि दोनों दर्पण के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए भी होता है और उत्तल दर्पण के लिए। तो ऑप्शन सी आपका 28 नंबर का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। समतल दर्पण के लिए कोई वो फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो किसके लिए है बच्चों, आपका गोले दर्पण के लिए। तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, किसी बिंब, आप लोग बिंब का मीनिंग जानते हैं, बिंब किसको बोला जाता है बच्चों, बिंब बोला जाता है वस्तु को, ठीक है, वस्तु को। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंब से बड़ा, यानी कि अवतल दर्पण है और उसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है सीधा बन रहा है और तीसरा कह रहा है बड़ा बन रहा है। तो ये स्थिति वो है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा जो है लॉजिक क्वेश्चन है, इसलिए अभी 10 साल तक नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, हो सकता है ये आपका आए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हम लोग जानते हैं जब अवतल दर्पण के
ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर फोकस है आपका, और ये ध्रुव है। तो इसके बीच जब वस्तु को रखते हैं तो हम लोग को वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों? आभासी भी प्राप्त होता है, सीधा भी होता है, और वस्तु से बड़ा भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 29 नंबर का सही हो जाएगा। ऑप्शन ये 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? यानी कि जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसको क्या कहा जाता है? दर्पण का क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन ए कह रहा है फोकस, ऑप्शन बी कह रहा है द्वारक, ऑप्शन सी कह रहा है ध्रुव, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, हम लोग फोकस किसको जानते हैं? फोकस जो होता है मुख्य अक्ष पर होता है, तो दर्पण की चौड़ाई से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा द्वारक, हाँ द्वारक यहाँ पर ऑप्शन जो है बी नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुव कहते हैं क्या? नहीं ना, ध्रुव तो यहाँ पर पॉइंट होता है जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका द्वारक सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हम लोग का 2018 में पूछा गया था, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेटिंग प्रथम पाली में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये NCERT से क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि प्रश्न संख्या 31 कह रहा है एक गोले दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है बच्चों? +20 सेंटीमीटर है। तो यह गोले दर्पण कैसा है? यानी कि यह जो गोले दर्पण है किस प्रकार का गोले दर्पण हो सकता है? तो देखिए आप लोग को ध्यान ये देना है कि फोकस दूरी कैसा है? प्लस। और मैंने बताया था फोकस दूरी दो प्रकार से होता है, एक होगा माइनस और एक होगा प्लस। तो प्लस किसके लिए होता है? अवतल दर्पण के लिए, और माइनस किसके लिए होता है? उत्तल दर्पण के लिए। तो ऑप्शन ए करा उत्तल, ऑप्शन बी करा अवतल, ऑप्शन सी करा समलोत्तल, समतलोत्तल, और ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ए जो है उत्तल, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑप्शन ए जो है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? धनात्मक होती है, यानी कि प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका आने का कोई चांस ज़्यादा बनता नहीं है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है बच्चों अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। यानी कि एक अवतल दर्पण है बच्चों, किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण में, और इसका आवर्धन देखो बच्चों, आवर्धन हम लोग किसको बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो अवतल दर्पण का आवर्धन होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब वास्तविक और उल्टा हो तो कब होगा? कैसा होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? ऑप्शन ए कह रहा है ऋणात्मक, ऑप्शन बी कह रहा है धनात्मक, ऑप्शन सी कह रहा है ए बी दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बोला है वास्तविक और उल्टा, तो उल्टा बन रहा है मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका ऋणात्मक, ये आपका सही हो जाएगा। तो 32 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। यानी कि एक अवतल दर्पण है उसके लिए जो m का मान जो है आवर्धन वो प्लस होता है। तो ये प्लस जो होता है कब होता है बच्चों? आभासी और सीधा होता है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा? धनात्मक होगा। ऑप्शन 33 नंबर का जो है बी सही हो जाएगा। जिस प्रकार से 32 का ए यानी ऋणात्मक था बच्चों वहाँ पर वास्तविक और उल्टा के लिए, उसी प्रकार से आभासी और सीधा के लिए क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। एम का मान क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। यानी कि किसी भी दर्पण के सामने अगर वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु बिंब में से होता है बच्चों वस्तु, तो उसका जो है चिन्ह जो है किस प्रकार से लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा या फिर नेगेटिव लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा या फिर नेगेटिव लिया जाएगा? आपको इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ए नंबर धनात्मक, बी नंबर ऋणात्मक, सी नंबर कोई कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु जो है बच्चों हमेशा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के किस ओर रखी जाती है? हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, और बाईं ओर जो भी चीज़ रखा जाएगा उसका हमेशा क्या हो जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी जो है ऋणात्मक, ये आपका सही हो जाएगा। तो 34 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन बी ऋणात्मक सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया बच्चों फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। चले आप लोग को ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है बार बार और किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। इस सबको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 35 कर रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वहाँ पर क्या होता है बच्चों? पर्दे में प्राप्त किया जा रहा है प्रतिबिंब को। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो है जो वहाँ पर प्रयोग कर रहा है बच्चों वो क्या करेगा? फोकस को मापने के लिए, फोकस दूरी को निकालने के लिए क्या करेगा? तो फोकस दूरी को निकालने ऑप्शन ए कर रहा है दर्पण तथा प्रतिबिंब पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये पर्दा है, ठीक है, एक प्रयोग कर रहा है और अवतल दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण रखा गया है, यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है पर्दा और किसके बीच हम लोग प्राप्त कर लेंगे? पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी को जब निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये आपका 2018 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, आप लोग लगातार कमेंट्स करते रहिए, सारे प्रश्न का आंसर देते रहिए, ठीक है। तब आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होते होते धीरे धीरे ये सब होगा। और उसके बाद जो है आप जिस समय इतना प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव का कि किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और हम लोग का क्या एम है बच्चों, कम से कम हम लोग का जो है 95% हम लोग का मार्क्स लाना है, ठीक है। 95 लाना है जिस तरह से भी हो। अभी आपका पास अच्छा खासा टाइम है, मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान आता है। एक्स्ट्रा आपका 10% रहेगा, ठीक है। जैसे 2021 और 2022 में कैसा चल रहा था, आपका 100% दे रहा था, जिसमें से 50% मैंने कि 50 बनाना पड़ता था और 50 छोड़ देना पड़ता था। लेकिन इस बार कैसा होगा, जैसे बच्चों अगर 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 60 में से आपको 50 बनाना पड़ेगा, 10 छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो है आपका फिजिक्स में भी कितना होगा, फिजिक्स में लगभग आपका 47-48 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको कितना बनाना पड़ेगा, लगभग 40 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा चीज़ रहेगा, यानी साइंस मिला करके, खाली फिजिक्स का नहीं होगा बच्चों, उसमें से सारा चीज़ रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वो आपका फोकस दूरी, और ये ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे प्रश्न है 36 कह रहा है, उत्तल दर्पण के प्रकरण दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन। तो उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है बच्चों, हम जो है आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो चीज़ होता है, दो दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये होता है आपका गोलीय दर्पण। तो अवतल में जो है आवर्धन प्लस और माइनस दोनों होता है, और उत्तल में सिर्फ और सिर्फ प्लस होता है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, उत्तल में सिर्फ और सिर्फ प्लस, अवतल में प्लस माइनस दोनों। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण, जैसे हम लोग उत्तल दर्पण देखें तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है धनात्मक, ऑप्शन बी कह रहा है ऋणात्मक, ऑप्शन सी कह रहा है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, किसी गोले दर्पण का रैखिक आवर्धन यानी एम क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार, यानी कि प्रतिबिंब का आकार जो है एच डैश और वस्तु का जो आकार है एच, तो एम का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं एम का मान कितना होगा बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि ये दोनों का अनुपात हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एच डैश बटे एच, ऑप्शन बी कह रहा है प्लस वी बटे यू, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों एच बटे एच डैश, ऑप्शन डी कह रहा है ए बी दोनों नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एच डैश बटे एच यानी कि प्रतिबिंब के आकार का अनुपात किसके साथ है, वस्तु के आकार के साथ है। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है 38, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। यानी कि कौन सा इसमें से दर्पण है जिसका उपयोग जो है बच्चों पश्च दृश्य यानी कि आपका पीछे देखने के लिए किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सी उत्तल दर्पण आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर उत्तल दर्पण जो है हमेशा कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया और ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 39 कह रहे हैं 39, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, मैंने बताया था आपको, उत्तल और समतल में हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है वास्तविक, ऑप्शन बी कह रहा है आभासी, ऑप्शन सी कह रहा है वास्तविक और आभासी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोले दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोले दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है बच्चों, सीधा तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में हमको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी कि आदमी का जो चेहरा है उसको कहाँ रखना पड़ेगा। ऑप्शन ए कह रहा है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी कह रहा है वक्रता केंद्र के बाहर, ऑप्शन सी कह रहा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों अवतल दर्पण में जब हम लोग को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना पड़ता है तो हम लोग कहाँ पर रखते हैं प्रतिबिंब को, वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, एफ यानी फोकस और ध्रुव यानी कि पी के बीच। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं कह रहा है कि एफ और बी पी वाला कोई ऑप्शन है बच्चों, इसमें से नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण हो, यानी कि एक वास्तविक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, हमेशा। तो कौन सा है बच्चों, हम लोग ने दो दर्पण के बारे में जाना था जो हमेशा सीधा बनाता है, एक समतल और एक उत्तल। तो इसमें से ऑप्शन ए कह रहा है
ऑप्शन ए कह रहा है समतल उत्तल, ऑप्शन बी कह रहा है समतल अवतल, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तल और अवतल, ऑप्शन डी कह रहा है समतल उत्तल अवतल तीनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, समतल और उत्तल जो है ये ऐसा दर्पण है, ये दोनों जो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि जो वास्तविक यानी कि जो रियल इमेज होता है बच्चों, इसका जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है कैसा होता है, सीधा होता है, ऑप्शन ए उल्टा होता है, ऑप्शन बी सी कह रहा है सीधा और उल्टा दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा हम लोग जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, उल्टा होता है। मान लीजिए इस तरह से आदमी दर्पण के सामने खड़ा है तो इसका माथा क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या होगा, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जिसको हम लोग पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आपका 42 नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 43 यानी 43 कह रहा है बच्चों कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपका बच्चों, कितना बार, यानी कि 2011 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017। आप लोग प्रश्न को पूछने का देखिए बच्चों अंतर देखिए, 2011 फिर 3-4 साल के बाद 15 में, फिर ये उसी साल 16 में, फिर 17 में, यानी लगातार पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर नोट याद रखिएगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, यानी कि कनकेव मिरर का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, यानी कि एक अवतल दर्पण है, कितना है उसका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक है, सूर्य के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु का कागज कतरन जल उठता है, यानी कि एक कागज जो है जल उठता है, इस बिंदु की दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण जो है प्रकाश को क्या करता है, अभिसरित करता है, एक जगह एकत्रित करता है। तो हम लोग कागज को कहाँ पर रखेंगे कि जो कागज जो है जल जाएगा, तो फोकस पर रखना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है, और फोकस का मान कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर है, कितना 20 सेंटीमीटर। ए कह रहा है 20 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा, बी कह रहा है 10 सेंटीमीटर पर, सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर, डी कह रहा है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है आपका 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है आपका गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, आर का मान 40 है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग फोकस दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एफ बराबर r/2। आसानी से आप लोग निकल करके तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 30 सेंटीमीटर, तो सी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, डी कह रहा है 10 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर r/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 40 को 2 से भाग दे देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका फोकस दूरी। प्रश्न संख्या आपका 46 कह रहा है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष जो होती है, मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष क्या है दर्पण के ध्रुव पर कैसा होता है बच्चों, तो 90 डिग्री यानी कि लंबवत होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, अभिलंब होती है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी कह रहा है 45 डिग्री, तो गलत हो जाएगा आपका, 180 डिग्री गलत हो जाएगा, 135 गलत हो जाएगा। तो अभिलंब यानी कि 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 कह रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब, ए ऑप्शन कह रहा है वास्तविक और बड़ा, बी ऑप्शन कह रहा है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी कह रहा है काल्पनिक और छोटा, डी ऑप्शन कह रहा है काल्पनिक और बड़ा। जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। तो क्या दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, वस्तु की स्थिति कहाँ है, दर्पण ध्रुव और फोकस यानी पी और एफ के बीच है। तो हम लोग जानते हैं पी और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि काल्पनिक भी बन रहा है और बड़ा भी बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका 47 नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है 48 किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, नेगेटिव है, -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस समाप्तक कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर जो है आपका कि अवतल दर्पण का जो होता है, अवतल दर्पण का ये क्या होता है, फोकस दूरी आपका नेगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण जो फोकस दूरी होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, दर्पण और लेंस में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है आपका, ऑप्शन ए कह रहा है दोनों अवतल होगा, ऑप्शन बी कह रहा है दोनों उत्तल होगा, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों दर्पण अवतल और तथा उत्तल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु का दर्पण का क्या कहा जाता है। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण आती है और ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर के गुजरती है। इस बिंदु को क्या बोला जाता है बच्चों, मुख्य अक्ष का फोकस कहा जाता है, इस दर्पण का फोकस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है वक्रता केंद्र, गलत होगा, प्रकाशीय केंद्र गलत होगा, फोकस कहते हैं। तो
ऑप्शन सी आपका 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। किस दर्पण का जो है, किस दर्पण का यानी उस दर्पण का आपको नाम पूछ रहा है कि उसका दृष्टि क्षेत्र यानी कि वो एक बड़ा सा क्षेत्र को का प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा सा क्षेत्र को दिखाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है समतल, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तल और ऑप्शन डी कह रहा है परवलिक। तो हम लोग जानते हैं जो है मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। तो वही जो है बड़ा प्रतिबिंब मतलब कि एक बड़ा सा क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है ना, बड़ा सा क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। तो वो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का 50 नंबर आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, 50 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है बच्चों, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए बच्चों, कमेंट कर दीजिए और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। आप लोग के लिए हम लोग जो है लगातार इस तरह से सीरीज लेकर के आएंगे, किसी प्रकार की भी समस्या नहीं होगी। पूरी तरह से सेंटअप परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, हर जगह आप लोग का तैयारी पूरी अच्छी तरह से होगा, है ना। किसी भी प्रकार की जो है समस्या आपको नहीं होगी। 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी कि गोले दर्पण का जो फोकस दूरी होता है बच्चों, ये क्या होता है, आर का क्या होता है, आर का आधा होता है ना, जानते हैं F बराबर R/2। तो ऑप्शन ए कह रहा है 2 गुनी, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी कह रहा है आधी हो जाती है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जल्दी बताइए, F का जो मान होता है किस दर्पण के लिए प्लस होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सी कह रहा है अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो उत्तल दर्पण है इसका जो है आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या प्लस होती है, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन बी आपका 52 नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो भी सोलर कुकर यानी कि सोलर ऊर्जा एनर्जी से जो चलती है बच्चों आपका कुकर, तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं सोलर कुकर में कौन सा उपयोग किया जाता है बच्चों, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करती है बच्चों, किरणों को एक जगह जमा कर देती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और हमारा खाना जो है बहुत सारी चीज़ वहाँ पर उसमें आसानी से पक जाता है सोलर कुकर के द्वारा। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है रोगियों के नाक यानी कि नोज़, कान यानी कि ईयर, गले यानी कि आपका नेक या फिर थायराइड जिसको बोलते हैं, तो इसकी जांच के लिए डॉक्टर किस प्रकार प्रयोग करते हैं यानी कि कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, 2018 में पूछा गया है। ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा 100%, ये आपका 3-4 साल से नहीं पूछा गया, तो ये आपका प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आप लोग जो है बड़ा करके देखना चाहेगा डॉक्टर। एक छोटा सा बच्चों, आप मान लीजिए दांत के अंदर बहुत ही छोटा सा पोर्शन आपका खराब हो गया मान लीजिए, तो उसको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है उसको डॉक्टर को, ENT वाले डॉक्टर को। ENT स्पेशलिस्ट बोला जाता है बच्चों। ई से होता है ईयर और नोज और इसको बोलते हैं थायराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बड़ा सा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका अवतल दर्पण आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 55 है I बराबर R नहीं लागू होता है। क्वेश्चन समझिए, नहीं लागू होता है, लागू होता है तो हम लोग दे देते हैं आसानी से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं लागू होता है। ए दर्पण, ए में समतल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, सी उत्तल दर्पण में, डी किसी में नहीं। जल्दी आंसर कीजिए आप कमेंट में कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो 55 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, किसी में नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं I का मान जो है R के बराबर सभी दर्पण के लिए लागू होता है, लेकिन बोल रहा है किस में लागू नहीं होता है। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि तीनों दर्पण में लागू होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर का टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। यानी कि एक जो टॉर्च होती है बच्चों, ये टॉर्च जो होती है इससे जो है किस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज की प्राप्ति होती है ये टॉर्च से। तो हम लोग जानते हैं ये एक बिंदु स्रोत से निकल रहा है बच्चों, एक बिंदु से निकल रहा है, तो इस एक बिंदु से निकलती है तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, इसको अपसृत बोला जाता है ना। तो समांतर, तो हम लोग जानते हैं सूर्य की किरणें जो होती है वो समांतर होती है। अपसृत, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो है आपका 56 नंबर का ऑप्शन बी आपका अपसृत सही हो जाएगा, क्योंकि सी नंबर कह रहा है संसृत, ये गलत हो जाएगा। सभी उत्तर सही है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपसृत आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। यानी कि कितना फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर। इसको कहाँ पर रखा जाता है, सूर्य के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। यानी कि एक डी दूरी पर इसको माचिस की तीली को जब रखा जाता है तो वो क्या होता है, जल जाता है। तो उस डी का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में रखा जा रहा है बच्चों, तो अवतल दर्पण में कहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को रखते हैं तो जल जाता है। हम लोग इससे पहले एक क्वेश्चन किए थे जिसमें कागज़ जो जल गया था तो कहाँ पर रखे थे, एफ पर रखे थे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है माचिस की तीलों को भी कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे, यानी कि फोकस दूरी पर रखेंगे। और फोकस दूरी का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बी कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर और डी कह रहा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकस का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो फोकस के मान के बराबर
दूरी पर रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, बहुत ही, और 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, जल्दी कर लीजिए आप लोग, है ना। तो आप लोग का ये जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। 58 कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण 2020 में ये प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, हमेशा सीधा प्राप्त होता है, सीधा, ठीक है। तो ये दर्पण कैसा दर्पण होगा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो ये प्रश्न हम लोग पीछे भी कर लिए हम लोग, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन डी जो है आपका उत्तल तथा समतल, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न संख्या जो है 58 2020 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है बच्चों, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप समझते आप लोग, अग्रदीप नहीं समझते तो समझ लीजिए हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट को बुलाता है अग्रदीप हिंदी में। तो किसी कार का हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है, तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है बच्चों, ए ऑप्शन कह रहा है अवतल दर्पण, बी कह रहा है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, डी नंबर कह रहा है समतल या उत्तल दोनों। तो हम लोग जानते हैं क्या कह रहा है बच्चों कि हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट से जो है एक बल्ब होती है, हेडलाइट के अंदर एक बल्ब से किरणें चारों तरफ फैल जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण रहता है, ये अवतल दर्पण रहता है। किस प्रकार का दर्पण रहता है बच्चों, आपका तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और जबकि हम लोग जानते हैं गाड़ी में जो है, कार में जो है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। हेडलाइट में अवतल दर्पण, याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों, आप लोग कभी निकालने सीखे प्रकाश का परावर्तन में, नहीं ना। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है बच्चों, कितना होती है, इनफिनिट होती है, यानी कि अनंत होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो बच्चों कोई, हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन नियम के लिए इसमें जो है ये मतलब हम लोग गोलीय दर्पण में जो बात किए थे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कितना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बात किया था, और उसी में हम लोगों ने सारा चीज़ों को जाना था, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, जबकि इसके लिए हम लोगों ने नहीं लिखा था। तो इसमें जो है वस्तु को कहीं पर भी रखिए हमेशा सीधा प्राप्त होगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है, इनफिनिट होती है। प्रश्न संख्या 62 यानी कि लास्ट नंबर का प्रश्न है बच्चों, आपका समाप्त हो जाएगा सारा चीज़ यहाँ पर आपका पहला चैप्टर का। तो प्रश्न संख्या जो 62 है ये आपका 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका जो है प्रतिबिंब कैसा हो, उल्टा हो, प्रतिबिंब कैसा हो, उल्टा हो, वास्तविक हो और आकार में बड़ा बने, ये और समान आकार का, यानी कि बराबर, जैसे जितना बड़ा वस्तु है उसका आकार भी उतना ही हो। ऑप्शन ए ध्रुव पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी फोकस पर। जल्दी कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 62 नंबर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी नंबर यानी कि आपका वक्रता केंद्र पर रखते हैं बच्चों आपका, तो वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, हम लोग का समान आकार का बनता है। यहाँ मान लीजिए ये आपका सी है, ये आपका फोकस एफ है, तो ये आपका वस्तु हो गया, ऐसे रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और ये किरण ऐसे ही हम लोग भेजते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से मिलती है, जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होती है बच्चों, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है, उल्टा होता है, नीचे बन रहा है तो उल्टा हो रहा है और वास्तविक होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये आपका जो है सारा चीज़ आपका समाप्त हो गया। यहाँ पर जो है हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन देख लिए बच्चों, 62। सारा चीज़ अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चैप्टर से, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर आएगा तो आप लोग देखिएगा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत मैक्सिमम हो जाता है बच्चों, 62 क्वेश्चन एक चैप्टर से निकाल करके हल करना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसी प्रकार से सारे चैप्टर का हम लोग लेकर के आएंगे एक तरफ से, और हम लोग का एम है बच्चों कम से कम 450 प्लस मार्क्स लाना है हम लोग को, ठीक है। 450 प्लस हम लोग को लाना है, जिस तरह से भी हो दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। अच्छी तरह से हम लोग भी आप लोग के लिए अच्छा मटेरियल लेकर के आ रहे हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट लाइक जरूर करना है ना। बाकी अपने फ्रेंड्स यार दोस्त को जो है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।